भारतीय सेना की नवगठित भैरव बटालियन की पहली सार्वजनिक उपस्थिति इसकी बड़ी जो बात रही है। यह एक विशेष कमांडो यूनिट है जिसे हाइब्रिड युद्ध की आवश्यकता हो और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अनुभव जो हुए 2025 में उसके आधार पर तैयार किया गया है। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जब आर्मी के अधिकारियों की मीटिंग की तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि पहला जो थल सेना अध्यक्ष है वो नौसेना और वायुसेना की तरह ही किसी ब्रिटिश अधिकारी को भी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भारतीय को अनुभव नहीं है। तो राजस्थान के मेवाड़ से आने वाले गुमानपुरा के जो ठाकुर थे, जनरल नथु सिंह लेफ्टिनेंट जनरल से रिटायर हुए उस समय ब्रिगेडियर थे। तो ब्रिगेडियर नथु सिंह बोले तो फिर तो प्रधानमंत्री भी किसी ब्रिटिश को भी बनाना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े देश को चलाने का अनुभव किसी भारतीय को नहीं है। ये तो हमेशा दुखद की बात रही है कि हमारी फौज ने चाहे कितना ही अच्छा प्रदर्शन किया हो, राजनीतिक त्यौहार में, राजनीतिक खेल में हमारे जो सरकारें रही हैं कभी भी उसका लाभ नहीं दे पाई हैं देश को। मैंने जितनी पढ़ाई की है भैरव बटालियन पे, इसमें देखा है कि हर शख्स के पास अपना ड्रोन होगा। जब वो छोटा ड्रोन भी हो सकता है, बड़ा ड्रोन भी हो सकता है। अब वो उनकी कैसी ट्रेनिंग होती है वो फौज देखेगी, लेकिन हर एक के पास एक अपनी ड्रोन होगी। चाहे उसको ड्रोन भेजना है फुटेज निकालने के लिए, कुछ देखने के लिए, या उसको ड्रोन भेजना है धमाका करने के लिए। तो ये कुछ बड़ा नया आ रहा है। और मैंने ये भी पढ़ा कि ये ड्रोन भारतीय सेना खुद बना रही है। तो अगर इधर बॉर्डर खुलता है वेस्टर्न कमांड का तो सीधा सा मैसेज है पाकिस्तान को, या अपने तरीके से चीफ का बयान था कि हम पाकिस्तान शब्द उन्होंने यूज करते हुए पत्रकार ने सवाल पूछा था एजेंसी के, और उन्होंने सीधा सा संदेश दिया है कि हम पहले कर चुके हैं, आगे भी कर लेंगे, और अभी ऑपरेशन सिंदूर ऑन पॉज। नमस्कार, फेयर ऑब्जर्वर हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहन और आज मैं बात करने जा रहा हूँ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे पत्रकार, हमारे नामी ग्रामी प्रदीप सर से। प्रदीप सर नमस्ते, कैसे हैं आप? जी नमस्ते रोहन जी। तो हम बात कर रहे हैं सर 17 जनवरी को, लेकिन हमारी जो बात होने वाली है 2 दिन पहले की होने वाली है। हम जानना चाहते हैं कि सेना दिवस जो 15 जनवरी को हर साल मनाया जाता है जी, वो इस बार क्यों महत्वपूर्ण है? आप गए थे सेना दिवस के कार्यक्रम में, क्योंकि ये पहली बार दिल्ली से बाहर हुआ है, जयपुर में हुआ है जहां आप रहते हैं। तो थोड़ा हमें बताइए कि क्या देखा आपने? इसमें दो बिंदु मुख्य तौर पे दो अलग धाराएं देखने को मिली है। पहला तो इसमें सेना की ओर से सीधे तौर पे सामरिक संदेश दिया गया है। दूसरा जिसमें सेना प्रमुख का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने पाकिस्तान को कोट करते हुए अपनी बात कही, और उस बात को भी आप सुन सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान एक तरह से प्रोपेगेंडा फैला रहा था, क्या उसको काउंटर करना भी इंडियन आर्मी के लिए एक मेजर चैलेंज है? देखिए, डिपेंड करता है। एक विंस्टन चर्चिल जी ने बोला था जो नेगेटिव न्यूज है वो जब तक मैं कपड़े पहनता हूं तब तक वो घूम के वापस मेरे पास आ जाती है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप सिर्फ नेगेटिव न्यूज देखेंगे तो पॉजिटिव न्यूज छूट जाएगी पीछे। जहां तक पाकिस्तान प्रोपेगेंडा बुला रहा है, वो प्रोपेगेंडा जो है उससे 100 गुना हमारा पॉजिटिव प्रोपेगेंडा जा रहा है, और पॉजिटिव प्रोपेगेंडा हम प्रोपेगेंडा नहीं करते। और दूसरी बात, जो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री शाम को जो शौर्य संध्या हुई थी उसमें पॉलिटिकल बात कहते हैं। तो ये दोनों बातें अलग अलग दिशा में, इसी पे आज अपना मेनली फोकस रहेगा बातचीत का। परेड में मैं खुद मौजूद था, इवन मुझे मौका मिला सेना अध्यक्ष से मुलाकात करने का भी। तो इसमें 5 महत्वपूर्ण बातें आई है कि 1949 में ये परेड शुरू होती है, 78वीं परेड थी, और इस परेड में अनूठा ये रहा कि पहली बार यह सैनिक छावनी से बाहर निकल के सिविल एरिया में आयोजित हुई, जयपुर की महल रोड पर। और यह पहली बार ऐसा हुआ जगतपुरा की जो महल रोड पे, इसलिए कि आम नागरिक इससे जुड़ सकें, सेना से जुड़ सकें। और ये बार पहले दिल्ली से बाहर जरूर निकली है परेड, दिल्ली से बाहर अन्य जिलों में या अन्य राज्यों में हुई है, लेकिन वो छावनियों में ही हुई। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ। दूसरी सबसे बड़ी बात इस परेड की वो रही भैरव बटालियन, भारतीय सेना की नवगठित भैरव बटालियन की पहली सार्वजनिक उपस्थिति इसकी बड़ी जो बात रही है। यह एक विशेष कमांडो यूनिट है जिसे हाइब्रिड युद्ध की आवश्यकता हो, और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अनुभव जो हुए 2025 में उसके आधार पर तैयार किया गया है।
और यह यूनिट इसकी खासियत यह है कि पैरा फोर्सेस और पैदल सेना के बीच की जो क्षमताओं का जो अंतर है उसे दूर करेगी। इसी पे बड़ा डिटेल बात करेंगे। चौथा जो इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन सिंदूर की झांकी और वो हथियार जो ऑपरेशन सिंदूर में बड़े प्रभावी रहे उनको प्रदर्शित किया गया। और पांचवा जो है कि ये साउथ वेस्टर्न कमांड ने मेजबानी की है। साउथ वेस्टर्न कमांड जिसके जिम्मे पाकिस्तान की बहुत बड़ी सीमा की रक्षा करना है, और अगर यहाँ से कोई एक्शन होता है तो क्या साउथ वेस्टर्न कमांड का अगला कदम हो सकता है, इसलिए चुना भी इन्हीं को गया। तो तमाम बातें हैं इस परेड की, बड़ी गजब की रोचक बातें नोट करने को मिली है रोहन। बिल्कुल सर, हम उन पे तो बाद में चर्चा करेंगे, पहले थोड़ा इतिहास देख लेते हैं। थोड़ा दर्शकों को बता लीजिए कि सेना दिवस मनाया क्यों जाता है? सर ये 15 जनवरी का जो इवेंट है वो 1949 को जनरल के.एम. करियप्पा जो बाद में फील्ड मार्शल बनाए गए, मतलब 1984 में जाते जाते उन्होंने इंडियन आर्मी का कमांड लिया था एज ए कमांडर इन चीफ जनरल बुचर से, जो एक ब्रिटिश अधिकारी थे। हमारे राजस्थान से भी एक बड़ा रोचक किस्सा है यहाँ पे कि जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जब आर्मी के अधिकारियों की मीटिंग की तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि पहला जो थल सेना अध्यक्ष है वो नौसेना और वायुसेना की तरह ही किसी ब्रिटिश अधिकारी को ही बनाया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भारतीय को अनुभव नहीं है। तो राजस्थान के मेवाड़ से आने वाले गुमानपुरा के जो ठाकुर थे, जनरल नथु सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल से रिटायर हुए उस समय, और उस समय ब्रिगेडियर थे, तो ब्रिगेडियर नथु सिंह बोले तो फिर तो प्रधानमंत्री भी किसी ब्रिटिश को ही बनाना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े देश को चलाने का अनुभव किसी भारतीय को नहीं है। तो उस सभा में सन्नाटा छा गया, और उसको आर्मी अक्सर पिन ड्रॉप साइलेंस शब्द से संबोधित करती है कि ये पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई। तो नेहरू बड़े गजब के राजनीतिज्ञ थे, तो उन्होंने कहा कि यंग मैन आप ये चार्ज संभालेंगे? तो नहीं, मेरे सीनियर हैं जनरल के.एम. करियप्पा, और जो करियप्पा जो है ऐसे आर्मी के पहले चीफ बने, और उनके बाद दूसरे जो है वो राजेंद्र सिंह जाडेजा बने। इन तीनों में समानता ये थी कि उस वक्त में 3 ही भारतीय अफसर थे जो ब्रिटेन की सर्वोच्च जो सैन्य अकादमी थी, का नाम था, उससे पास। तो ये सारा एक बड़े पैमाने पे हमें ऐतिहासिक रूप में जो है वो एक मैसेज देता है कि कैसे राजस्थान का जुड़ाव रहा। नथु सिंह बाद में सेनाध्यक्ष नहीं बन पाए क्योंकि रिटायरमेंट की एज जो है वो थोड़ी वैसी हो गई थी। तो ये एक रहा कि जनरल बुचर से पहली बार जो है वो फील्ड मार्शल के तौर पे, फील्ड मार्शल बाद में बनाए गए, कमांडर इन चीफ के तौर पे, आर्मी कमांडर इन चीफ के तौर पे उन्होंने चार्ज लिया था जनरल के.एम. करियप्पा ने। और करियप्पा 84 में फील्ड मार्शल बनाए गए, रिटायरमेंट के बहुत बाद। इवन मानेक शाह पहले फील्ड मार्शल थे और करियप्पा पहले थल सेना अध्यक्ष होने के बावजूद बाद में फील्ड मार्शल बनाए गए। ये इतिहास है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अभी हम आते हैं वर्तमान पे। आपने इतिहास तो बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से समझाया और राजस्थान की उसमें भूमिका और अहम भूमिका बताई। तो इसलिए मैं वापस राजस्थान पे ही आना चाहता हूँ। जी। आपने जैसे पहले बताया कि पहले कैंट में होते थे और आर्मी के इलाकों में ही परेड होती थी। ये पहली बार हो रहा है कि ये सिविलियन इलाके में, वो भी जयपुर जैसा शहर, एक शहर में ये परेड की गई है। अब ये तो बड़ा आसान है नहीं। इसमें देखिए आर्मी के टैंक्स हैं, उनकी इतनी सारी हथियार हैं, उनकी इतनी सिक्योरिटी है, इतना तामझाम है। तो ये आप वहाँ थे, तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस? बड़ा अद्भुत आयोजन था, और इसमें फुल ड्रेस रिहर्सल भी 2-3 बार किया गया था। उसमें भी बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे थे। इवन 3000 नागरिकों को प्रवेश दिया गया था परेड देखने के लिए, और लाखों लोगों ने, ऐसा पूरा बताते हैं कि जो पूरा इवेंट हुआ उसमें 8 लाख लोग जुड़े हैं, और एक पखवाड़े तक ये इवेंट चला है, जिसमें मैराथन हुई है, जिसमें साइकिल रैली निकली है, जिसमें बाइक रैलीज निकली हैं। पंजाब और राजस्थान के 8 जिलों में, जैसा कि जनरल द्विवेदी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये देखने को मिला कि पब्लिक जुड़े, सेना ज्वाइन करने के प्रति भी नई पीढ़ी में उत्साह हो, पुरानी पीढ़ी में अपनी नई पीढ़ी को सेना में भेजने के प्रति उत्साह हो, और भारतीय सेना सशक्त है। जैसा कि राजनाथ सिंह ने अपने स्पीच में कहा कि भारतीय सैनिक दुश्मन के लिए तलवार हैं, अमन में फूलों की डाली और जंग में तलवार हैं। ये जो एक डायलॉग चलता है कि दुश्मनों के हम दुश्मन हैं और यारों के हम यार हैं, अमन में फूलों की डाली और जंग में तलवार हैं। तो वो एक मैसेज दिया गया कि सैनिक हमारा घातक भी है,
लेकिन वो अगर नागरिकों पे आपदा है तो फूल जैसा कोमल दिल भी रखता है। और ये भारतीय सेना ने अक्सर दिखाया भी है, जब भी हमारे यहाँ कोई प्राकृतिक आपदा आई या अन्य आपदा आई तो सेना किस तरह से नागरिकों को सहेजती है और किस तरह से अगर सीमा पे लड़ती है तो दुश्मनों को किस तरह से वो मारती है। वो दोनों का एक समन्वय और यही मैसेज देने की कोशिश की गई कि सेना जो है वो नागरिकों के लिए है और इस परेड में नागरिकों का जुड़ाव और जैसा जोश था वो अद्भुत था। इवन ड्रोन शो शाम को जो हुए जिसमें सेना के 1000 स्वदेशी निर्मित ड्रोन्स ने, भारत निर्मित ड्रोन्स ने जो अलग अलग आकृतियां बनाई भारत के वीरों की, जिनमें महाराणा प्रताप थे, सुभाष चंद्र बोस थे, जनरल जोरावर सिंह कल्होरिया जो कि हिमालय का क्षेत्र जीतने वाले, उनकी झांकी बनाई गई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बनाई गई और भैरव बटालियन और आर्मी के लोगो वगैरह ड्रोन से बना के दिखाया कि लोग बड़े अभिभूत हुए और खास करके युवा और बच्चों में तो गजब का क्रेज नजर आया। बिल्कुल। तो सर ड्रोन तो ठीक है, वो तो शाम को सबने देख लिया होगा, लेकिन मेरा जितना मानना है कि जितने भी युवा होंगे उन्हें तो असली आकर्षित हथियार देखने में मिले होंगे, क्योंकि उनके सामने पहली बार टैंक दिख रहे हैं और उन्हें रोबोट दिख रहे हैं और उन्हें अलग अलग प्रकार के ऐसे ड्रोन्स जो जो ड्रोन शो के लिए नहीं बल्कि असली हमले के लिए हैं। जी, तो वो सब देख के आपको क्या नजर आया? देखिए एक तो आप सही कह रहे हैं कि इसमें एक तो एक ऑपरेशन सिंदूर केंद्र बिंदु में रहा पूरा। ऑपरेशन सिंदूर में जो हथियार काम आए वो प्रदर्शित किए गए थे, जिसमें भीष्म और अर्जुन टैंक थे। उसके अलावा S-400 मिसाइल सिस्टम था, ब्रह्मोस, जिसने पाकिस्तान में अटैक किया। तो एक मैसेज कंप्लीटली दिया गया है कि किस तरह से सेना लड़ी, कौन कौन से हथियार थे वो दिन में परेड में दिखाए गए, शाम को पूरी एक नाटिका बना के और उसको पॉलिटिकल और दोनों तरह के मैसेज दिए गए उससे। तो जनता ने नाम सुनाया गया, S-400 होगा या वो ड्रोन था जिसने घुस के मारा। तो इसमें भारतीय वायुसेना के जगुआर विमान जो कि नाल एयरपोर्ट है बीकानेर का, वहां से उड़ान भर के 3 विमानों ने प्रदर्शन किया और न केवल जगुआर बल्कि अपाचे हेलीकॉप्टर्स भी नजर आए यहाँ पे। और जिस तरह से पैराग्लाइडिंग के जो आकाशवीर नजर आए कमांडोज, एक कमांडो पैराग्लाइडिंग करते हुए जा रहा है तो लोग बड़े देख के अभिभूत हुए, छोटे बच्चों में गजब का उत्साह नजर आया। तो ये एक मैसेज है सीधा सीधा कि वेस्टर्न कमांड का ये जो एरिया है, अगर ये बॉर्डर खुलता है जैसा 65 में खुला था, जैसा यहाँ इच्छोगिल तक सेना पहुंची थी, लाहौर तक कब्जे की बात आई थी, जैसा यहाँ पे जो डेजर्ट स्कॉर्पियंस जो कहा जाता है, 65 के वॉर में मिलिशियाज को यूज करके पाकिस्तान ने इस इलाके में थोड़ा नुकसान पहुंचाया था, लेकिन 71 के अंदर यही जयपुर के ब्रिगेडियर भवानी सिंह, जिनकी बेटी दिया कुमारी यहाँ बतौर उप मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर मौजूद थी सेना दिवस की परेड में, वो ब्रिगेडियर भवानी सिंह अंदर तक जाते हैं अमरकोट और उस इलाके में जिसको छाछरों कहा जाता है। सैकड़ों किलोमीटर एरिया कब्जा किया था भारत ने और वो एक बड़ा निर्णायक रहा बाद में शिमला समझौते में भी चीजें करने में। तो राजस्थान के एक ऐतिहासिक संदर्भ रहा है पाकिस्तान के साथ सीधे युद्ध में। और अगर वेस्टर्न बॉर्डर खुलता है तो भारतीय सेना ने मैसेज दिया कि हम तैयार हैं और तरीके से तैयार हैं। बिल्कुल, ये तो हमेशा दुखद की बात रही है कि हमारी फौज ने चाहे कितना ही अच्छा प्रदर्शन किया हो, राजनीतिक त्योहार में, राजनीतिक खेल में हमारे जो सरकारें रही हैं, कभी भी उसका लाभ नहीं दे पाई हैं देश को। जैसे आपने शिमला एग्रीमेंट की बात की, ऐसे ही ऑपरेशन सिंदूर में जैसे ही पल्ला हमारी तरफ होने लगा था और पाकिस्तान की वायुसेना एकदम बेहाल हो रही थी, तभी बंद हो गया। तो ये तो बात आपकी सच है, लेकिन मैं आना चाहता हूँ ऑपरेशन सिंदूर के बाकी हथियार पे। मैंने काफी वीडियोस देखे। बात को मैं कह दूं, मेरे एक मित्र है बहुत अच्छे, वो अक्सर कहते हैं कि जो युद्ध हम खून से जीतते हैं उसको अक्सर हमारे जो अधिकारी स्याही से धो देते हैं। कलम पे जो है, जिस तरह से हम लोग ऑपरेशन सिंदूर में हमारा दुनिया के तमाम देशों में, हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके ऊपर के साथ में, कि जिस तरह से हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स जो है अन्य देशों के साथ, वो जिस तरह, तो बहुत सारी चीजें आप सही कह रहे हो। तो रक्त से जीती हुई लड़ाई अक्सर स्याही से हारी जाती है, ये कई बार देखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम पहले देश हैं इस दुनिया में, इस पूरे विश्व में, जिन्होंने किसी और देश के एयरफोर्स को हमला करके चोट पहुंचाई है जो खुद एक न्यूक्लियर पावर है। Exactly. ऐसा और किसी देश ने नहीं किया है। तो इस बात
इस पे तो बहुत लोगों ने चर्चा की है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं सर। मैं बात करना चाहता हूँ कि मैंने सेना डे परेड में क्या-क्या देखा। जी मैंने देखा कि अनोखे-अनोखे टाइप के ड्रोन्स थे। इतने-इतने छोटे जो हथेली पे भी आ जाएँ और इतने बड़े जो एक गाड़ी से भी बड़े हों। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप वहाँ पे थे, आपने कुछ सीखा वहाँ की जो सेना थी उन्होंने कुछ बताया कि ये अलग-अलग ड्रोन्स कौन बना रहा है? भारत में बन रहे हैं? फ़ौज में कितने आ गए हैं? इन सब पे कोई चर्चा हुई? जी, बिल्कुल वहाँ कई अधिकारियों से बात हुई, चूँकि मैं मीडिया वाली गैलरी में नहीं होके उसी गैलरी में था जिसमें अधिकारी थे फ़ौज के, और फिर बाद में जब अधिकारियों का जहाँ हाई टी का प्रोग्राम था, मैं वहाँ मौजूद था। तो कई लोगों से चर्चा हुई, हालाँकि वहाँ शूट का मना था, वीडियो वगैरह शूट का। तो कई लोगों से चर्चा हुई, उसमें ये बात आई स्वदेश में, इवन डीआरडीओ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, और एक वाहन जो बख्तरबंद वाहन है वो तो एल&टी ने बनाया है। तो ये भारत की तकनीक, भारत में ही बने हुए, ये एक बड़ी चीज है। चूंकि ब्रह्मोस तो आपको पता है रशिया के साथ हमारा एक साझा उपक्रम बिल्कुल, है, और मतलब एक वो डॉग्स जो आपने देखे होंगे कि बिल्कुल। पेट्रोलिंग के लिए डॉग्स, और वो जो एक फोर व्हीलर व्हीकल था जिसमें फौजियों को बड़ा एक अच्छा अनुभव। मेरा एक साथी सियाचिन ग्लेशियर में पोस्टिंग रहा था जब स्कूल का साथी था, तो वो बताता था कि वहां लोग कहते हैं स्वर्ग है, लेकिन वहां जो नौकरी करते हैं उनको पता है कि वो स्थिति विकट है। तो वहां पेट्रोलिंग बड़ी मुश्किल है, लेकिन ये जो डॉग्स बने हैं इनसे उस बर्फ के अंदर या किसी पानी के अंदर या किसी दलदली इलाके में पेट्रोलिंग बड़ी आसान हो जाएगी। बिल्कुल, और कुछ ऐसे इक्विपमेंट बने हैं कि पहाड़ों पे अगर तोप को चढ़ाना है या आपको रेगिस्तान से गुजरना है, तो वो बहुत सारी चीजें, और वो जो डॉग है जो दिखाया गया है, आप वीडियो में भी देख सकते हैं, वो बड़ा सेंसर्स के साथ में है। आपको न केवल पेट्रोलिंग कर रहा है, बल्कि आपको इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करके दे रहा है, और वो इंफॉर्मेशन जो है वो एक अच्छे फॉर्मेट में अवेलेबल हो रही है, उसका एलोब्रेशन भी कर रहा है। तो ये बिल्कुल, बड़ी चीज है सर, क्योंकि अभी बिल्कुल। तक इस डॉग को हमने आईपीएल में देखा था, जो तो हमारी सेना इसको बड़े पैमाने पे यूज कर रही है, ये बड़ी देखने वाली बात है सर। बिल्कुल सर। जो बात करते हैं सर भैरव बटालियन पे, क्योंकि मेरे को तो सबसे आकर्षित कुछ अगर लगा तो भैरव ही लगा। मेरे कई मित्र हैं फ़ौज में हैं और इन्फेंट्री में हैं, और वो भी यही बात करते थे कि देखिए, अगर आपको छोटे इलाके की लड़ाई या उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो आपके लिए स्पेशल फोर्सेस होती थी। अगर आपको पूरी ज़मीन घेरनी है तो उसके लिए आप इन्फेंट्री होती है। और वो कह रहे थे कि बीच की जो लड़ाई है, जो हम आजकल ज़्यादा देखने लगे हैं, उसके लिए कोई तरीका नहीं था, उसके लिए कोई हमारी ना तैयारी भी नहीं थी। और वो जी यही समझाते थे कि जो स्पेशल फोर्सेस हैं, उनके इलाके बटे हुए हैं पहले से ही, वो वहीं रहते हैं। जी और जो इन्फेंट्री है, उसमें घातक होती है, लेकिन वो उसके आंकड़े बड़े कम होते हैं। एग्जैक्टली। मुश्किल से 30 से 40 होते हैं एक घातक घातक यूनिट, घातक प्लाटून जो प्लेटून होती में। है, बिल्कुल बिल्कुल, प्लाटून होती है। तो रोहन आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इस पूरे जो ये पूरा जो ये मेला था एक तरह से जनता के लिए, उस मेले के सबसे बड़ी खासियत अगर कोई रही तो वो हमारे एलीट लाइट कमांडो इकाई जो है भैरव बटालियन, भगवान शिव के नाम पे इनको दिया गया है। और इसको जैसा आर्मी चीफ ने बताया कि इसको आधुनिक युद्ध और सीमा पे जो हाइब्रिड टाइप के खतरे हैं उनसे निपटने के लिए तैयार किया गया है। और पहली बार सार्वजनिक उपस्थिति इसकी रही, जिसमें इसकी एक गैप फिलर वाली बात जो आप महसूस कर रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि गैप था इन्फेंट्री और पैरा स्पेशल फोर्सेस के बीच एक हाइब्रिड थिंग बनाने की कोशिश की गई है। यह अंतर भरा गया है, गैप को फिल किया गया है। वहां जैसा आपने बताया कि भैरव बटालियन का उपयोग जो है त्वरित और सटीक टेक्निकल ऑपरेशंस के लिए किया जाएगा। और बड़ी चीज ये है कि उन्होंने इसके ट्रेनिंग मॉड्यूल के बारे में बताया कि तेजी से घुसपैठ करने यानी क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स और गहरी निगरानी और दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने के लिए तैयार की गई है स्पेशल तौर पे कि आप घुसें और मारें। और फिर कब्जा करने के लिए इन्फेंट्री है, बाद में सपोर्ट मिले। तो ये एक बड़ी चीज है, क्योंकि अगर इसका ये देखें कि एक बटालियन में 800 सैनिक होते हैं सामान्यतः लगभग, लेकिन भैरव बटालियन में 200 से 250 अत्यधिक उच्च प्रशिक्षित सैनिक होंगे, और इसे लीन एंड मीन फोर्स भी कहा जा रहा है। तो ये बड़ी चीज ये है, क्योंकि एक तो इसमें केवल इन्फेंट्री सैनिक नहीं है, बल्कि एयर डिफेंस भी साथ में है,
आर्टिलरी भी साथ में है, सिग्नल्स हैं और उसके अलावा ड्रोन एंड कम्युनिकेशन का जो आधुनिक संरचना है वो भी इसके अंदर इनबिल्ट है। इससे यह जो है वो स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने में बड़ी सक्षम बन रही है। बिल्कुल और सर। बड़ी चीज ये है कि इसको खास तौर पे जो तैयार किया गया है वो ड्रोन वारफेयर के लिए तैयार किया गया। आप 21वीं सदी जैसे जैसे बड़ी हो रही है वैसे वैसे ड्रोन वारफेयर अब भविष्य का युद्ध है, वर्तमान का भी। तो बिल्कुल। इसमें जिस तरह से आप पहले देखिए कि पहले हथियार जो है वो क्लोज क्वार्टर बैटल, कार्बाइन, जेवेलिन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो बटालियन के पास मतलब कुछ सीमित क्षमता में होती थी, अब ये 250 से 250 की जो बटालियन है फुली लेस्ड। और बड़ी चीज ये है कि इसके गठन का उद्देश्य मैंने जैसा बताया ऑपरेशन सिंदूर रहा है, जहां ये महसूस किया गया कि आधुनिक रूप से तक जो युद्ध हो रहे हैं उसमें टेक्निकल सक्षम और छोटी इकाइयों की नितांत आवश्यकता है। और कहा जा रहा है कि सेना ऐसी 25 बटालियन तैयार करेगी और इसकी सभी की तैनाती जो है वो पाकिस्तान और चीन से लगी संवेदन सीमाओं पे रहेगी, जिसमें नॉर्थर्न कमांड है और रेगिस्तानी क्षेत्रों पे रहेगी। तो बड़ी चीज है कि ये एक ये भी माना जा रहा है कि जिसे इसमें से राजपूताना राइफल्स के लिए गए हैं, राजरिफ जिसे कहा जा रहा है फिलहाल, जो तो स्थानीय सैनिक जो है उनका भी एक अंश रहेगा ताकि वो उस भूगोल को पहले से जानते हों। तो ये एक बड़ी चीज रहेगी, इसकी बहुत सारी टैक्टिकल और व्यवहारिक और ये चीजें रहेंगी। तो ऐसा लगता है कि ये फ्यूचर है भारतीय सेना का नया, जो हमें देख इसको मैं तो इसको देख रहा था कि ये स्मार्ट बटालियन बहुत है, क्योंकि इसमें जैसे आपने सही बताया कि कई अलग अलग सेक्शन से आएंगे। और इसमें मैंने जितनी पढ़ाई की है भैरव बटालियन पे, इसमें देखा है कि हर शख्स के पास अपना ड्रोन होगा। चाहे वो छोटा ड्रोन भी हो सकता है, बड़ा ड्रोन भी हो सकता है। वो उनकी कैसी ट्रेनिंग होती है वो फौज देखेगी, लेकिन हर एक के पास एक अपनी ड्रोन होगी। चाहे उसको ड्रोन भेजना है फुटेज निकालने के लिए, कुछ देखने के लिए, या उसको ड्रोन भेजना है धमाका करने के लिए। तो ये कुछ बड़ा नया आ रहा है। और मैंने ये भी पढ़ा कि ये ड्रोन्स भारतीय सेना खुद बना रही है। हाँ, निश्चित ये इनकी अपनी वर्कशॉप जो है ईएमई में, वहीं ये ड्रोन्स बन रही हैं। तो वो पहले जो क्या होता था कि आपको किसी और से लेना पड़ता था, आपको लाइन में लगना पड़ता था, आपको क्लियरेंस कराना पड़ता था, फाइलें जाती थी, वो खत्म कर दिया गया है। और इसमें दोनों चीज, जैसे मैंने कहा स्थानीय लोग भर्ती होंगे, तो जो बच्चा यहाँ पैदा होके 17 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन करता है, तब तक एक तो उसका शरीर मानसिक रूप से यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल है, बिल्कुल। और फिर वो चूंकि उसका जेनेटिक भी वैसा है कि वो राजस्थान की गर्मी को, और ये केवल मनुष्यों में भी नहीं, जो डॉग्स वाली अगर आप देखेंगे परेड, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें डॉग्स जो है वो स्थानीय डॉग्स को ले रहे हैं। हमारे पास जर्मन शेफर्ड है, हमारे पास और भी जो डॉग्स है आर्मी में, दोनों तरह के डॉग्स का प्रदर्शन किया गया, ड्रोन वाले भी और जो हमारे मूक सैनिक जिनको नाम दिया गया है वो भी। तो उसमें भी स्थानीय डॉग्स को ट्रेन किया गया। अब चश्मे उश्मे लगा के जब ये निकल रहे हैं तो बड़ा गजब का एक नजारा देखने को मिला। तो ये एक देखने वाली बात है कि वो जो डॉग है वो 50 डिग्री प्लस तापमान में भी एग्जैक्ट वर्क कर रहा है, उसकी सूंघने की क्षमता, काम करने की क्षमता। तो ये चीजें हैं कि हम न केवल टेक्निक बल्कि हम जेनेटिक्स पे भी काम कर रहे हैं कि स्थानीय स्थिति में कैसे काम करेगी सेना के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया सर ये, क्योंकि भैरव बटालियन के साथ साथ एक और बटालियन रेज हुई है, वो पूरी तरह ही स्थानीय है। भैरव बटालियन में क्या है, अधिकतर स्थानीय है और बाकी जगहों से आएंगे, लेकिन एक स्काउट्स की बटालियन आई है जो माउंटेन वॉरफेयर यानी कि पहाड़ की लड़ाई ही देखेगी सिर्फ। और उसमें हैं गढ़वाल, कुमाऊं, डोगरा, लद्दाख स्काउट्स, सिक्किम स्काउट्स, अरुणाचल स्काउट्स। तो मतलब हिमाचल के हमारे जितने भी पहाड़ी हैं उनके लिए अब एक स्पेशल स्काउट बटालियन बनी है, जिसमें वहीं इन्हीं इलाके के बच्चे जो हैं वो जाएंगे। हाँ सर, उसका भी आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको नजर आएगा कि लद्दाख स्काउट्स जो थी उसका भी व्हाइट यूनिफॉर्म में उनका भी परेड में प्रदर्शन किया गया। ये दिखाया गया कि सीमा कोई भी हो, सेना अपना 100% योगदान देने के लिए तैयार है। और ये देखने को मिला, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमारी जैसी सीमा है वैसी तैयारी है और नए फॉर्मेट में, और ये महसूस किया जा रहा है। मुझे अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन पॉज, राजनाथ सिंह ने भी ये कहा। तो ये पॉज कब रिज्यूम होगा और कहां रिज्यूम होगा ये पता नहीं है। पूरी दुनिया में आज जो युद्ध का संकट आसन है, चीन और जापान के बीच तनाव है,
चीन और अमेरिका के बीच तनाव है, ईरान अमेरिका, वेनेजुएला अमेरिका, कहाँ नहीं है। तो बिल्कुल, अगर इधर बॉर्डर खुलता है वेस्टर्न कमांड का, तो सीधा सा मैसेज है पाकिस्तान को कि भैया हम तैयार हैं, तरीके से तैयार बिल्कुल सर। हैं। अ, खत्म करने से पहले सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जब गए, आपके साथ-साथ बाकी छोटे बच्चे आपने देखे कि सिविलियन जो थे वहाँ, जो पहली बार देख रहे थे ऐसा, उनका अगर आप थोड़ा अनुभव बता सकें, उनको देख के कैसा लगा ये? सर सिविलियंस एरिया में मेरा जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं बिल्कुल क्लॉज ऑफिसर्स लॉबी में था। लेकिन जब सेना निकल रही थी तो जो नारे गूंज रहे थे ना भारत माता की जय के, वो तमाम बड़े लाउड स्पीकर होने के बावजूद जनता के हमारे तक पहुंच रहे थे। और फिर बच्चों का मैं बताऊं, एक छोटा सा बच्चा दूरबीन लेके, उनके पिता मेरे आगे बैठे थे, वो फौज में थे, और वो छोटा सा बच्चा आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं किस तरह से उसको देखने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा एक बच्चा जो हमारे परिचित है, ब्रिगेडियर जितेंद्र सिंह शेखावत, जो कि शौर्य चक्र हैं और विशिष्ट सेवा मेडल हैं, उनका पोता आया था और फुल आर्मी के डेकोरेशन लगा के आया, बिल्कुल उसने रेप्लिका बना के। तो ये बड़ा गजब का क्रेज नजर आया, आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं उसको। तो ये नागरिकों में बड़ा उत्साह था, इवन सिविलियंस बहुत आए, यहाँ फौजी जो थे उनके माता पिता वहां मौजूद थे। तो ये एक अच्छा अनुभव रहा। दूसरा, सैनिकों के जो हमारे शहीद जो हुए हैं, बिल्कुल, उनके परिजनों को जब रिवार्ड या उनके परिजनों को जब सेना मेडल वगैरह दिए गए, तो यह भी पहली बार पब्लिक इवेंट में 15 अगस्त 26 जनवरी के बाद है, वो पब्लिक में पहली बार देखने को मिला। और पब्लिक ने नजदीक से देखा उन वीर नारियों को, वीर माताओं को, जिनके बेटों ने, जिनके पतियों ने शहादत दी है। तो ये एक अच्छा उत्कृष्ट अनुभव रहा हमारे लिए। बिल्कुल। बिल्कुल सर, ये आपने सही बात बताई कि पहली बार ऐसी सेरेमनी हुई जहाँ पब्लिक को, सिविलियन पब्लिक को देखने को मिला और उसमें उनको अग्निवीर का भी देखने को मिला क्योंकि एक अग्निवीर को भी सेना मेडल मिला है, ऑपरेशन सिंदूर के लिए मिला है। तो उसके लिए भी थोड़ी अगर आप चर्चा करके बता सकें कि अग्निवीर के बारे में कैसा लोगों का माहौल है? आर्मी आर्मी अभी दिवस को तो लेके? नजर नहीं आया, मैंने किसी को पूछा भी तो मुझे बोला यार यार अभी थोड़ा इस पे बात नहीं करेंगे। तो मैंने कहा भाई उनकी भी तो परेड होनी चाहिए। बिल्कुल, ऑलमोस्ट पहला बैच पूरा होने वाला है 2026 में। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो मुझे लगता है सेना का अनुभव ठीक नहीं है अग्निवीर, वो बोलेंगे नहीं सब कुछ, लेकिन चूंकि कुछ सुधार भी किए जा रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि अग्निवीर की बढ़ाएंगे शायद। अब तो बढ़ाने का प्रपोज़ल डाल दिया है सर, 25% से बढ़ा के 75 करने की जी, माँग की है। बिल्कुल। तो तो जी। उस पे काम चल रहा है, शायद 1-2 साल में वो बदल ही जाए। हम्म, लेकिन अभी क्या है कि इतने सारे पॉलिसी चेंजेस आ रहे हैं, इतनी नई-नई चीज़ें ट्राई हो रही हैं। आप ड्रोन्स के साथ देख सकते हैं, अभी थिएटर कमांड की बातें चल रही हैं कि पूरा पूरे जो भारत का जो फ़ौज का तौर-तरीका था, उसको पूरा बदलने का समय आ गया है, मेरे को लगता है। क्योंकि अब क्या है, आगे के 20-30 साल की लड़ाई सोच के पूरी फ़ौज का जो है, जिसको हम बोलते हैं ढाँचा, खड़ा किया जा रहा है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो यही है, जैसे 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई और जैसे आर्मी चीफ का बयान था कि हम पाकिस्तान शब्द उन्होंने यूज करते हुए, पत्रकार ने सवाल पूछा था एजेंसी के, और उन्होंने सीधा सा संदेश दिया है कि हम पहले कर चुके हैं, आगे भी कर लेंगे, और अभी ऑपरेशन सिंदूर ऑन पॉज है। तो बड़ी चीज ये है कि एक नया स्तर जो है वो एक साबित हुआ है कि भारत ने 70 से 100 किलोमीटर तक की सीमा पे एक सटीक निशाने लगा के अपनी जो सैन्य क्षमता है उसका प्रदर्शन कर दिया। और जैसा आपने कहा कि एयरफोर्स एक न्यूक्लियर पावर के एयरफोर्स को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया भारत ने। भारत के भी कुछ जो है वो फाइटर्स जेट जो हताहत होने की बात अक्सर आ रही है, लेकिन बड़ी चीज ये है कि सैन्य पुनर्गठन की ओर यह नजर आता है। जनता को पहली बार पता चला, अब तक जनता को जो मीडिया रिपोर्ट करती थी, सोर्स से जो रिपोर्ट आती थी वो, लेकिन अब जो है उन्होंने जनता ने सीधा देखा है। यह एक बड़ी चीज है। जिस तरह से सैन्य शक्ति और तीव्र जो ये स्पीडी जो अटैक है उसके लिए जो टीम तैयार की गई है, भैरव बटालियन में फिर से नाम लूंगा, जिसमें अब तक LMG
असॉल्ट राइफल और मोर्टार पारंपरिक पैदल सेना इन्फेंट्री उससे अलग भैरव बटालियन 250 का कॉम्पैक्ट एक बटालियन बनाई गई है, जिसमें कार्बाइन होगी, उनके पास जेवलिन होगा, एटीजीएम होगा, ड्रोन होगा। तो ये नई तरीके की युद्ध, क्योंकि आर्मी चीफ ने कहा कि ये युद्ध जो है ये नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष है। और इसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो स्वदेश निर्मित हथियार, जिसमें अर्जुन टैंक, ब्रह्मोस, आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली की जिस तरह से हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका भी प्रदर्शन किया गया। साथ ही भैरव के अलावा 2 और ब्रिगेड की बात चली है, जिसमें एक रुद्र ब्रिगेड है और एक शक्ति बाण रेजिमेंट भी भारत की जो सेना है वो कर रही है। तो आर्मी चीफ ने कहा है कि तकनीक जो है वो सैनिक की क्षमता को बढ़ाने के लिए है, सैनिक को बदलने के लिए नहीं है। और उन्होंने साफ कहा कि हम भविष्य के युद्ध के लिए तैयार हैं और आत्मनिर्भरता अब सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है बल्कि एक रणनीतिक अवधारणा है। और ये आर्मी चीफ का बयान रहा है। और राजनाथ सिंह का जो बयान रहा है वो ज्यादा बयान जो है वो टेररिज्म के अगेंस्ट रहा है। तो मोटे मोटे तौर पे ये 15 जनवरी का अनुभव रहा है। बिल्कुल। और मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा सर कि आपको जाके देखने को मिला, आपको सामने सब कुछ देखने को मिला। आपको भी बड़ा मज़ा आया होगा और आपने इतने सुंदर-सुंदर वीडियो बनाए हैं, तो उसके लिए धन्यवाद और फेयर ऑब्जर्वर से बात करने के लिए धन्यवाद। हमारा तो ये चलता रहेगा, हम हर हफ्ते बात करेंगे किसी नए विषय पे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद प्रदीप सर। थैंक यू सर।